नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले अहम खबर आपको बताएं, जहां पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना लगा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और उनके भाई समेत परिवार के कुल 7 सदस्यों को 7 साल की सजा सुनाई है और सभी को 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि एनोस एक्का और उनकी पत्नी समेत उनके परिवार के 3 सदस्यों पर करीब 16 करोड़ 82 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। 23 अगस्त 2012 को आरोप गठित किया गया था, जिसके बाद आज सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है। एनोस एक्का के खिलाफ 16 करोड़ 82 लाख 10,715 रुपए का डीए आय से अधिक संपत्ति पाया गया था, जिसमें अभियुक्तों को 7 साल की सजा तथा 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सभी अभियुक्तों को 7 अभियुक्त, सातों अभियुक्त को 7 साल का आरआई, 50 लाख का फाइन प्रत्येक पर, और फाइन जमा न करने की स्थिति में एक महीने का आरआई का सजा सुनाया गया। हम लोग इसके लिए अपील फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। जजमेंट तो किस में देखा जा रहा है? अभी तो हम लोग को जजमेंट हाथ में मिला नहीं है। कैलकुलेशन का केस है। हम लोगों ने सारा कैलकुलेशन पेश किया था कि हम लोग सबकी अमाउंट को हम लोग एक्सप्लेन किए थे कोर्ट के सामने, और कोर्ट ने कितना हमारे अगर आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया है, कितना रिजेक्ट किया, वो जजमेंट पढ़ने के बाद पता चलेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश को झारखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीपक प्रकाश को प्रदेश इकाई का अध्यक्ष मनोनीत किया। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि दीपक प्रकाश को झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और अब उनके कंधों पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। इससे पहले बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। बाबूलाल अब विपक्षी दल बीजेपी की ओर से झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। माना जा रहा है कि दीपक प्रकाश को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर केंद्रीय नेतृत्व ने आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी प्रसन्नता हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती को अवसर में बदलने का हम सब लोगों को ज्ञान है, इसलिए किसी प्रकार की चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे। हमारी भूमिका विपक्ष में है राज्य में, और विपक्ष की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सकारात्मक हमारी भूमिका रहेगी और सकारात्मक और साथ साथ रचनात्मक विपक्ष की भूमिका हम सब लोग करते हैं। लेकिन साथ साथ में जिस प्रकार की राज्य सरकार यहाँ पर पिछले सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने जा रही है, इससे जनता में जन आक्रोश है और उस जन आक्रोश की अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी करेगी, चाहे वो सड़क पर हो चाहे सदन में हो। पिछले जो विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था भाजपा को। अभी जो है किस तरह से पार्टी के अंदर वो उस चुनाव में जो मिली हार, उसमें काफी जो है वो देखने को मिला कि पार्टी के अंदर भी काफी नाराजगी थी, गुटबाजी भी हुई। इन सब चुनौतियों को कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, हम चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं। 50 लाख लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जो महागठबंधन की आप बात करते हैं, सब दलों को मिलाकर के हमसे मात्र 1.5-2 लाख वोट ज्यादा लाए। इसलिए 50 लाख जनता का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए हम चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं। मैदान हमारा है। जनसंघ काल से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी की ये झारखंड उर्वरा भूमि रही है। उस उर्वरा भूमि में हम और मेहनत करेंगे और फिर से एक बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पार्टी को नई बुलंदियों को ले जाएंगे। कैमरामैन अमित के साथ नौशाद आलम, न्यूज 18 रांची। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश ठाकुर ने दीपक प्रकाश के नए बीजेपी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। राजेश ठाकुर ने कहा कि यह नई बीजेपी है। बाबूलाल और दीपक प्रकाश के संबंधों के बारे में सभी जानते हैं। दीपक प्रकाश संगठन के पुराने नेता रहे हैं। हालांकि बाबूलाल जी के विधायक दल के नेता चुने जाने पर अब तक विधानसभा स्पीकर की मुहर नहीं लगी है।
देखिए, दीपक प्रकाश जी पुराने संगठन के नेता हैं और उनका अध्यक्ष बनना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद होगा और हमारे तरफ से पूरी मुबारकबाद है कि वो आने वाले समय में अपना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं। झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख शामिल रहे। मुलाकात के बाद बाहर निकले मंत्रियों ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। बातचीत में मंत्रियों को बेहतर काम करने और चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का निर्देश मिला। दिल्ली में झारखंड के मंत्रियों से बात की संवाददाता अमितेश कुमार ने। सर, आज आप लोगों की मुलाकात हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से, क्या बैठक में चर्चा हुई? देखिए, ये 4 मंत्री हम लोग बनने के बाद व्यस्तता का कारण हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से मुलाकात नहीं कर पाए थे। आज एक शिष्टाचार मुलाकात थी और हमारा एक कमिटमेंट था चुनाव के पहले मैनिफेस्टो में, चाहे किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, नरेगा के मैंडेट का मुद्दा हो, ये सारी चीज़ के पर बातचीत हुई है और हम लोग को कुछ टास्क दिए हैं, हम लोग करेंगे बस। आप बताइए सर, क्या मैडम की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिला आप लोगों को आज की बैठक में कि आगे किस तरह से काम करना है झारखंड में? देखिए, लोगों के लिए, लोगों का मतलब यहाँ पर है गरीबों के लिए, ज़्यादा गरीबों के लिए काम करना है। इस सरकार में पार्टी के जितने मंत्री हम लोग हैं सबको काम करना है। हमें ये आदेश भी दिया है कि आप मंत्री की हैसियत से नहीं, सेवक की हैसियत से काम करें और एक एक जन जन तक पहुँचें और लोगों के कल्याण के लिए काम करें। और उनके दिशा निर्देश पर और उनसे मिलकर बहुत और ज़्यादा हमारे अंदर उत्साह और उमंग है। जो मैडम राहुल जी, प्रियंका जी, इन्होंने लोगों से वायदे किए थे, उस अनुरूप बजट में हमने, जो हमारे पास आज फंड की कमी है, फिर भी जितना ज़्यादा हो सके उसके लिए हमने कंप्लायंस किए हैं। इन सब चीज़ों को लेकर बैठक हुई, संगठन कोई भी देखने की जिम्मेदारी दी गई और बेहतर झारखंड को बनाने की बात उन्होंने कही। मैडम की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिला है, सोनिया जी ने कहा है कि बेहतर काम करें जिससे सरकार की बेहतर छवि जनता के बीच में झारखंड में जा सके। कैमरामैन गौरव के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। झारखंड में बिहारियों के आरक्षण को लेकर दिए हाईकोर्ट के ताजा निर्देश के बाद झारखंड में सियासत तेज है। बीजेपी ने कहा है कि राज्य सरकार को यह तय करना चाहिए कि आखिरकार स्थानीय लोग कौन हैं। वहीं जेएमएम ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी की मूल भावना के अनुरूप ये फैसला आया है। इधर कांग्रेस ने कहा है कि अब ये साफ हो जाएगा कि झारखंड के मूलवासी का मानक क्या होगा। रघुवर दास जी की सरकार ने स्थानीय नीति घोषित कर राज्य बनने से 15 साल पूर्व के रहने वाले सभी स्थानीय माने गए। उस पर ये बार बार संशय उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो नई सरकार है उसको क्लियर करना चाहिए कि आखिर वह क्या चाहती है, ताकि राज्य से ये संशय दूर। एक सोच है सरकार की, हम लोगों की, कि यहाँ के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। बाहरी घुसपैठिए जो यहाँ आकर अतिक्रमण करते हैं यहाँ के लोगों के हक और अधिकार पर, उसमें रुकावट होगी और मुझे लगता है जो एक लक्ष्य लेकर हम लोग चले थे उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो उनका तो सवाल ही नहीं उठता, तो खुद झारखंडी हो चुके हैं और झारखंड में वो खुद स्वतः मूलवासी के रूप में रह रहे हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि इस संदर्भ में चूंकि हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है और उसमें जो मूलवासी को किस रूप में ये किया गया है, तो उसको सबसे पहले देखना होगा। देखने के बाद ही इस पर किसी तरह की टिप्पणी। राज्यसभा की खाली हो रही 55 सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 6 मार्च को अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन का पर्चा दाखिल होगा। 13 मार्च तक उम्मीदवार नामांकन भर सकता है। 16 मार्च को स्क्रूटनी होगी। कैंडिडेट 18 मार्च को नाम वापस ले सकता है। जहां जरूरत होगी वहां 26 मार्च को चुनाव होगा। 17 राज्यों से राज्यसभा की 55 सीटें खाली हो रही है। झारखंड से 2 सीटें खाली हो रही है। 9 अप्रैल को परिमल नाथवाणी और प्रेमचंद्र गुप्ता का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन 2 सीटों पर एक सीट जेएमएम के कोटे में जाएगी। दूसरी सीट के लिए बीजेपी को आजसू या निर्दलीय का समर्थन लेना होगा। ऐसे में यहां लड़ाई दूसरी सीट को लेकर ही होगी।
तो राज्यसभा की खाली हो रही 55 सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 6 मार्च को अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन का पर्चा दाखिल होगा। 13 मार्च तक उम्मीदवार नामांकन भर सकता है। 16 मार्च को स्क्रूटनी होगी। कैंडिडेट 18 मार्च को नाम वापस ले सकता है। जहां जरूरत होगी वहां 26 मार्च को चुनाव होगा। 17 राज्यों से राज्यसभा की 55 सीटें खाली हो रही है। झारखंड से 2 सीटें खाली हो रही है। 9 अप्रैल को परिमल नाथवाणी और प्रेमचंद गुप्ता का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन 2 सीटों पर एक सीट जेएमएम के कोटे में जाएगी। दूसरी सीट के लिए बीजेपी को आजसू या निर्दलीय का समर्थन लेना होगा। यहां लड़ाई दूसरी सीट को लेकर होगी। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट डॉक्टर तृप्ति सिंह ने आज सीएम हेमंत सोरेन से उनके आवास पर जाकर शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने खुद लिखी पुस्तक शोध प्रबंध सीएम को भेंट किया। सीएम ने भी एथलीट डॉक्टर तृप्ति सिंह को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। डॉक्टर तृप्ति सिंह मलेशिया के कोचिंग शहर के सारावाक स्टेडियम में आयोजित 100 मीटर बाधा दौड़ की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की गोल्ड मेडल विजेता हैं। साथ ही डॉक्टर तृप्ति जुलाई 2020 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एशियाड का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये प्रतियोगिता कनाडा के टोरंटो में आयोजित होगी। पाकुड़ के महेशपुर से जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, लेकिन झारखंड के जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यदि बाबूलाल मरांडी सिद्धांतवादी होते तो विधायक पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ते और जीतते। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होकर बाबूलाल मरांडी ने साबित कर दिया है कि उनकी कोई नीति सिद्धांत नहीं है। उनको जिस तरह से बीजेपी से रिजाइन करके रीजनल पार्टी का फॉर्मेशन में सेकुलर विचारधारा में आया था, आज अगर वही करता बाबूलाल कि हम सेकुलर वोट को रिजाइन करते हैं, फिर से लड़ करके हम कोई भी पद बीजेपी में लेंगे, तब उनका होता है कि नहीं वो सिद्धांत का पक्का है। आज पॉलिटिकल फेलियर माना जाएगा उनका। यह झारखंड की जनता एक बीजेपी के लीडर के रूप में उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। गर्मी में रांची वासियों को पानी की किल्लत न हो, इसके लिए सरकार काफी गंभीर है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर खुद राजधानी की पानी आपूर्ति करने वाले डैम का निरीक्षण कर रहे हैं। कल मंत्री ने जहां हटिया डैम का निरीक्षण किया, वहीं आज रुक्का डैम का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि रुक्का डैम से सिकदरी हाइड्रो पावर को मिलने वाले पानी और उसके लाभ की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि सिकदरी को रुक्का डैम से एक दिन में जितना पानी दिया जाता है उससे 1 महीने रांची को पानी का, जी हां, पीने का पानी मिल सकता है। ऐसी कार्य योजना बनाएं कि आज तक जो होता आया, गर्मी के दिनों में जगह जगह अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो ये बात अब नहीं होनी चाहिए। कैसे हम, कहाँ से कौन सा योजना हम कैसे बनाएंगे कि हम इस क्राइसिस को मैनेज कर सकते। दिल्ली को जितना पानी यहाँ से मिलता है और एक दिन में जितना वो पानी इस्तेमाल करते हैं, वो 30 दिन रांची पूरे शहर को पानी दिया जा सकता है जितना पानी वो इस्तेमाल करते हैं, और उस अनुपात में बिजली का उत्पादन नहीं हो पाता है। ये हमारे संज्ञान में आई है बात, और मैं इस बात को आगे मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। ऊर्जा विभाग उनके पास है और मेरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से वेस्टेज हो रहा है पानी का और उस अनुपात में उत्पादन नहीं है, तो इस पर एक आदेश उनके द्वारा निर्गत होना चाहिए। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया और इसका सबसे अधिक असर पलामू में दिख रहा है। अचानक तेज बारिश के कारण कई जगह पर ओले पड़े। जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों में सुबह सुबह हुई बर्फबारी से नजारा कश्मीर जैसा हो गया। मेदिनीनगर की कोयल नदी में बर्फ की चादर बिछ गई। चैनपुर के बंधुआ गांव के पहाड़ कश्मीर की पहाड़ जैसे नजर आने लगे। हालांकि अचानक हुई ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि ये जो नज़ारा है ये पलामू का है और अचानक हुई ओलावृष्टि से तस्वीरें देखिए किस कदर बदल गई। और इन सब के बीच जो स्थानीय निवासी हैं वो भी हैरान है कि आखिर पलामू में इस तरीके से ओलावृष्टि कैसे हुई।
और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा है, हाथ में मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन के जरिए लगातार वीडियो बनाने और फोटो खींचने का दौर यहाँ पर चल रहा है। डाल्टनगंज कश्मीर बन गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और हवा के रुख में बदलाव के चलते आज पूरे झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राज्य की ज्यादातर जिलों में जहां बादल छाए हुए हैं, वहीं लातेहार और चतरा जिले में गरज के साथ बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे में डाल्टनगंज में 2.4 mm का ओला गिरने और 36 mm बारिश होने की जानकारी दी और ये भी कहा कि कल संथाल क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे, जबकि 27 फरवरी से राज्य में मौसम साफ हो जाएगा। ये जो सिचुएशन है आज तक इसका कंटिन्यूशन रहेगा, आज आगे 24 आवर्स। उसके बाद सिस्टम ईस्ट की तरफ मूव होकर चला जाएगा और काल जो है सिर्फ जो संथाल परगना बेल्ट है, जो पाकुड़, गुड्डा और साहिबगंज जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें थोड़ा सा असर रहेगा और परसों से सारे सब क्लियर हो जाएगा। तो जो असर रहेगा आज ही मेनली, काल थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में रहेगा जो साहिबगंज बेल्ट में, आगे परसों से बिल्कुल साफ वेदर हो जाएगा। बड़ी खबर गढ़वा से आ रही है, जहां 2 हेरोइन तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 35 पुड़िया हेरोइन और 73,000 कैश जब्त किया गया है। करबला मैदान में हेरोइन की खरीद बिक्री के दौरान गिरफ्तारी। बड़ी खबर गढ़वा से 2 हेरोइन तस्कर गिरफ्तार, 35 पुड़िया हेरोइन बरामद और 73,000 कैश भी जब्त किया गया। अगली अहम खबर देवघर से, जहां जमीन विवाद में हवाई फायरिंग हुई है। आपसी रंजिश में 4 राउंड गोलियां चलाई गई। बाजल कॉलेज के नजदीक हुई फायरिंग, पुलिस ने मौके से एक खोखा बरामद किया है। पुलिस ने 4 को हिरासत में भी लिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और स्टिल पिक्चर के जरिए खबर आपको बताएं कि देवघर में जमीन विवाद में फायरिंग की खबर है। आपसी रंजिश में 4 राउंड हवाई फायरिंग हुई है। बाजल कॉलेज के नजदीक ही हवाई फायरिंग हुई। राहत की बात यह रही कि पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया है और खोखा भी बरामद किया है। लातेहार के महुआडांड थाना क्षेत्र में कल देर रात पीएलएफआई के नक्सलियों का तांडव देखने को मिला। बीती रात पीएलएफआई के हथियारबंद नक्सलियों ने महुआडांड थाना क्षेत्र के चंपा में सड़क निर्माण के लिए बनाया गया कैंप पर हमला बोला। कैंप में खड़ी वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें एक वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। वहीं कैंप में स्थित कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई और उन लोगों को यहां सख्त हिदायत दिया गया कि जब तक लेवी का रकम संगठन को नहीं दिया जाएगा तब तक काम बंद रखें, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है। जमशेदपुर का उत्पाद विभाग का कार्यालय पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। यहां के कर्मचारी और अधिकारी जान हथेली पर रखकर काम करने को मजबूर हैं। हालांकि इस विभाग का कार्यालय और थाना पुलिस विभाग के नाम पर है और पुलिस विभाग की ओर से एनओसी मिलने के बाद ही इसका कायाकल्प हो सकेगा। हालात का जायजा लिया संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। पूर्वी सिंहभूम का एकमात्र उत्पाद विभाग ऐसा है जो कि साक्षी में इसका कार्यालय है और यहाँ से ही पूरे पूर्वी सिंहभूम में कंट्रोल किया जाता है। उत्पाद विभाग का कार्यालय दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं जो जब्ती गाड़ियाँ हैं वह पड़ी हुई है इसी तरह से, और साथ ही ये जो कार्यालय है काफ़ी पुराना हो चुका है और काफ़ी जर्जर अवस्था में है। क्योंकि क्या कारण है ये आगे प्रोसेस नहीं बढ़ रहा और क्यों इस कार्यालय का नवीकरण नहीं हो रहा, क्योंकि जमशेदपुर में लगभग सारे जो सरकारी कार्यालय हैं उनका नवीकरण हो चुका है और यही कार्यालय क्यों किस दांव पेच में फंसा है। हमारे साथ खुद इंस्पेक्टर साहब हैं यहाँ के, इन्हीं से जानेंगे। सर क्या कारण है कि ये क्यों? नहीं, गवर्नमेंट सेक्रेटरी के यहाँ से आया हुआ है आदेश, इसके लिए पंजी 2 में देखा गया है ये ज़मीन जो है ना पुलिस विभाग के नाम से आवंटित है। इसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने डीसी साहब को दिया है। डीसी साहब एनओसी के लिए सीनियर एसपी साहब को दिया गया है। उनसे जैसे ही आदेश प्राप्त हो, अनारक्षित प्रमाण मिल जाने के उपरांत इस पर बिल्डिंग बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि आप देख सकते हैं कि किस तरह जो भवन है वह पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। किसी तरह जान हथेली पर लेकर के जो यहाँ के लोग हैं वह अपने काम करने के लिए मजबूर है, क्योंकि और दिखाना चाहेंगे ये जो भवन की स्थिति जो है वो काफ़ी जर्जर है। आप देख सकते हैं जो जब्ती किया गया है उसे भी इधर उधर रखा गया है, क्योंकि यहाँ रखने की कोई उच्च व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से यहाँ जब्ती का सामान इधर उधर फेंका हुआ रहता है। और हम भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन्हें जिला पुलिस से एनओसी मिले और इनका जो भवन है जो G4 बनने वाला है वो जल्द से जल्द बने कि ये लोग को तमाम इन परेशानियों का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा।
बने रहिए क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।